तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर। पाचन तंत्र चल रहा था, ये पाचन तंत्र का आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है और ये पाचन तंत्र का आज आखिरी लेक्चर होगा। पाचन तंत्र के अंतर्गत हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पाचन तंत्र की जो क्रिया है 5 चरण में पूरी होती है, ये हम जान चुके हैं। जो 5 चरण में क्रिया पूरी हो रही है उनमें से पहला है भोजन को ग्रहण करना, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है उत्सर्जन। यानी कि इंग्लिश में कहें तो एजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिफेक्शन। ठीक है, तो इन क्रियाओं के माध्यम से पाचन की जो पूरी प्रोसेस है कंप्लीट हो रही है। अब ये पाचन की क्रिया में कई प्रकार के छोटे छोटे अंग भाग लेते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से हमने आहार नाल कहा है, एलिमेंट्री कैनाल कहा है। इन सब बातों पे हमारी कई बार चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे। पाचन की क्रिया में जो एलिमेंट्री कैनाल है या कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो मदद कर रही हैं पाचन में, उनमें सबसे पहले माउथ के थ्रू भोजन एंटर हो जाता है। एंटर होने के बाद बक्कल कैविटी के अंदर क्रिया होती है। बक्कल कैविटी के अंदर क्या हो रहा है ये हम कल के लेक्चर में देख चुके थे। तो बक्कल कैविटी के अंतर्गत जो काम हो रहा है उसमें हम देखें तो 3 प्रमुख ऑर्गन जो हैं, जिनमें से दांत है जो भोजन को चबाता है, इसमें चबाने में मदद जो कर रहा है वो जीभ कर रही है और साथ ही साथ स्वाद को भी महसूस करा रही है। ठीक, और लार ग्रंथि से लार निकल रही है और लार जो है वो इसी जीभ की मदद से भोजन में मिक्स हो जा रही है। ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर ये क्रिया हो रही है, ये 3 अंग काम कर रहे हैं और जो भी भोजन आप ग्रहण करते हैं उस भोजन को कन्वर्ट कर देते हैं बोलस में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? बोलस में। ठीक, तो भोजन जो है अब बोलस में आपका कन्वर्ट हो चुका है। साथ ही साथ भोजन के अंदर लार जो है मिक्स हुई है। लार के अंतर्गत लार ग्रंथि से क्या निकल रही है? लार निकल रही है। लार में क्या पाया जा रहा है? एक एंजाइम पाया जा रहा है। इस एंजाइम का नाम क्या है? कल बताया था मैंने, इस एंजाइम का नाम है टाइलिन। क्या नाम है एंजाइम का? टाइलिन। तो ये टाइलिन एंजाइम जो है वो काम करना शुरू कर देता है। जैसे ये टाइलिन एंजाइम जो है वो जहाँ जहाँ भोजन होता है इस भोजन के अंदर स्टार्च को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है माल्टोज में, और कुछ समय सतत प्रयास करने के बाद ये कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। यानी कि बक्कल कैविटी के अंदर भोजन में पाचन की जो क्रिया है वो स्टार्ट हो गई है और स्टार्ट होने के बाद बक्कल कैविटी में इतना सारा काम हो चुका है जो हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब भोजन जो है वो कहाँ पहुँच जाता है? आगे पहुँच जाता है। अगर किसी को ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है फास्ट चल रही हैं तो हमारा पिछला लेक्चर जो है इसी के जस्ट पहले वाला लेक्चर जो है वो आप देख लेना। जैसे ये 18 नंबर का लेक्चर है तो आपको 17 नंबर का लेक्चर देखना होगा, है ना। 17 नंबर का जो लेक्चर है उसके अंतर्गत हमने पाचन नंबर के 2 डाइजेस्टिव सेकेंड पार्ट को पढ़ा है, तो उसके आधार पे आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर अच्छे से समझ में नहीं आएंगी तो आप क्या करेंगे, पुराना लेक्चर जरूर देखेंगे जिसके अंतर्गत हमने दांत को भी पढ़ा था, जीभ को भी पढ़ा था और हमने लार ग्रंथियां भी पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हम आएंगे फेरिंग्स और इसोफेगस। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट कल हो चुका था। भोजन को लिगल कर भोजन की नली के द्वारा क्रमानुकुंचन के माध्यम से कहाँ पहुँचा दिया जाएगा? पेट में पहुँच जाएगा। यहाँ से हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो होने वाला है शुरू। ठीक है, तो ये है आपका आमाशय। आमाशय यानी कि पेट, स्टमक। पेट यानी कि स्टमक। ठीक, आमाशय यानी कि पेट, पेट यानी कि स्टमक। ये सामान्य संरचना आपकी जो दिखाई दे रही है इस प्रकार से होता है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो ये अंग्रेजी के जे अक्षर के समान ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी के जे कैपिटल जो है, कैपिटल लेटर जे जो है इस अक्षर के समान ये दिखाई देता है। इसके 3 भाग होते हैं, पाइलोरिक, फंडियक और कार्डियक। ठीक, इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं, पाइलोरिक, फंडियक और कार्डियक, है ना। ये एक हिस्सा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। अगले पे आते हैं, अगले इस पे पीपीटी पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, आमाशय की संरचना है जो अंग्रेजी के जे अक्षर के समान आपको दिखाई दे रही है।
जी अंग्रेजी का जी अक्षर इस तरीके से आपको ये दिखाई देती है। ठीक, इसके 3 भाग हैं आमाशय के, उनमें से पहला भाग ये है कार्डियक, दूसरा भाग ये है फंडियक और तीसरा भाग ये है पाइलोरिक। कार्डियक, फंडियक और पाइलोरिक। अल्फाबेटिकल अपन देखेंगे तो अपने को याद हो जाएंगे, ए पहले, सी पहले आता है, फिर एफ आता है, फिर पी आता है। अल्फाबेटिकल जमाएंगे तो ए एफ पी, है ना, सॉरी सी एफ और पी, इस तरीके से क्रम से याद हो जाएंगे और क्रम से ही याद करने। ऐसा नहीं कि अपन आप पूछें कि भैया आमाशय जो है, आमाशय के कितने भाग होते हैं, तो आप बताएं आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहले आपने बता दिया फंडियक, फिर पाइलोरिक, फिर कार्डियक, ऐसा नहीं, आपको क्रम से बताना है। सबसे पहला भाग जो है वो कार्डियक है, दूसरा फंडियक है और तीसरा पाइलोरिक है। ठीक है, अब ये जो कार्डियक है ये ऊपर पूरी की पूरी नली है, इस नली का नाम क्या है, इसोफेगस है ना, जो ऊपर से भोजन को लेके आ रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसोफेगस यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं ग्रास नली, ग्रास नली जब भोजन को लेके आती है तो आमाशय के किस भाग में भोजन को छोड़ देती है, तो आमाशय के कार्डियक वाले हिस्से में भोजन को यहाँ पे छोड़ देती है। ठीक, अब ये आमाशय के यहाँ पे आने के बाद इस वाले हिस्से में भोजन पड़ा रहता है, जिसे अपन कहते हैं बॉडी, यानी कि आमाशय का वो भाग जहां पर भोजन स्टोर रहता है। हम जो भी खाते हैं हम कहते हैं ना पेट भर गया, तो पेट का ये वाला हिस्सा है जो भर गया या खाली हो गया वाली स्थिति में हम इसको देखते हैं। तो ये हमारे पेट का बॉडी वाला हिस्सा है जहां पर हम खाना खाते जाते हैं और खाना इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, अब ये जो आमाशय है, इस आमाशय की दीवारों में, है ना, इसकी दीवारों में एक ग्रंथि पाई जाती है ना। आप चाहें तो इस तरीके से बना लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है बनाने की, है ना। तो ये आमाशय है, इस आमाशय की दीवारों में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों का नाम है जठर ग्रंथि, इंग्लिश में कहते हैं उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। आमाशय की इन दीवारों में जो ग्रंथि पाई जाती है, इस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये है आपकी भाई जठर ग्रंथि। ठीक, ये जो जठर ग्रंथि है, इस जठर ग्रंथि से गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस निकलता है, एक रस निकलता है और इस रस का नाम है जठर रस। क्या है, जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस। ये भी हाईली एसिडिक है ना। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि भैया पहले हमने बक्कल कैविटी के अंदर लार ग्रंथियों से लार की बात की थी और लार भी क्या थी, एसिडिक थी। कुछ किताब उसको 6.8 पीएच वैल्यू बताती हैं, कुछ 6.4 भी पीएच वैल्यू बताती हैं, लेकिन लगभग वो भी एसिडिक ही था। अब ये एसिडिक तो है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाईली एसिडिक यानी कि बहुत ज्यादा अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा अम्लीय प्रकृति का क्यों है भाई, तो इसके अंदर 3 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर मुख्य रूप से अगर हम देखें, गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज पाई जाती हैं। एक पाया जाता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा इसके अंदर पाया जाता है एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, इसका नाम क्या है, पेप्सिन एंजाइम। और तीसरा एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रेनिन, है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो एक पाया जाता है अम्ल और 2 पाए जाते हैं एंजाइम। क्या पाया जाता है, एक पाया जाता है अम्ल और दूसरा पाया जाता है एंजाइम, और 2 एंजाइम है, एक है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। ठीक, आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, ये ट्रिक याद रखेंगे। जो भी एंजाइम आप पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी एंजाइम आप पढ़ रहे हैं उस एंजाइम के एंड में यदि सिन लगा हुआ है, जैसे पेप्सिन पहला तो यही है, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा एरिप्सिन, चौथा काइमोट्रिप्सिन, जितने भी सिन नाम के एंजाइम आएंगे आप ज्यादा दिमाग में मत लगाना, बस ये सोच लेना कि सिन नाम का जो एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये आपको कहीं ना कहीं सहूलियत देगा एंजाइम को याद करने में। ठीक है, हमने कल समझा था कि ये एंजाइम क्या काम करते हैं। एंजाइम हमारे भोजन के पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं ये हमारे पाचन की क्रिया को पूरा कर देते हैं, है ना, पाचन में सहायक होते हैं। पाचन में सहायक या पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। ठीक है,
पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। पाचन की क्रिया है क्या भाई? पाचन की क्रिया आपको पहले ही बता दी है। पाचन की क्रिया भोजन के रूप में उपस्थित जो जटिल, है ना, ये बताए थे, भोजन के रूप में उपस्थित जटिल खाद्य पदार्थ, जटिल खाद्य पदार्थ को सरल सरल खाद्य पदार्थ में बदलते हैं। तो ये एंजाइम क्या काम करते हैं? ये एंजाइम ये काम करते हैं भाई, इसको हमेशा याद रखेंगे। एंजाइम ही है जो आपके भोजन के रूप में उपस्थित जटिल को सरल में बदलते हैं। ठीक, और यहाँ पे आपको दो एंजाइम दिखाई दे रहे हैं, एक एंजाइम ये दिखाई दे रहा है, एक एंजाइम ये दिखाई दे रहा है, दोनों ही एंजाइम हैं। ठीक है, और ये है एक अम्ल, यानी कि हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जठर रस में दो पदार्थ पाए जाते हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है, जठर रस में दो चीजें पाई जाती हैं। जठर रस में एक तो पाया जाता है अम्ल और दूसरे पाए जाते हैं एंजाइम। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे समझना चाहें ऐसे लिख लें। ठीक है, जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो एंजाइम पाए जाते हैं उसके यहाँ पे दो नाम हैं, यानी कि दो एंजाइम यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक होता है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, और दूसरा एंजाइम है रेनिन। दूसरा एंजाइम क्या है? रेनिन। तो ये दो एंजाइम है। अब ये जो रेनिन नाम का एंजाइम है ना, ये रेनिन नाम का एंजाइम आपके दूध का पाचन करता है। दूध का पाचन, जब भी आप दूध पीते हैं तो इस दूध को पचाने का काम करता है रेनिन। अब यहाँ पे एक समस्या है, क्या आज आप दूध पिएंगे तो उस दूध को पचाने में ये रेनिन मदद कर रहा है क्या? बोले नहीं। क्यों नहीं कर रहा भैया? सर आप तो बता रहे हो कि दूध के पाचन में रेनिन सहायक है, तो आज हम दूध पिएंगे तो हमारा भोजन के पाचन में दूध का पाचन रेनिन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि रेनिन की एक समस्या है, लगभग 6 से लेके 8 वर्ष तक, 6 से लेके 8 वर्षों तक ही हमारे शरीर में एक्टिव होता है, उसके बाद ये काम नहीं करता। 6 से लेके 8 वर्षों तक, यानी लगभग 8 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं 8 वर्ष तक के जो बच्चे दूध पीते हैं तो उस दूध के पाचन में ये एंजाइम मदद करता है। 8 साल के बाद अगर कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, 10 साल का, 12 साल का, आज की उम्र में 30, 32, 35 साल के, उम्र दराज 100 साल के, 150 साल के, तो ऐसी स्थिति में जब वो दूध पीते हैं तो दूध के पीने के बाद रेनिन उस दूध का पाचन नहीं करता। लगभग 6 वर्ष तक या मैक्सिमम 8 वर्ष तक ही ये एंजाइम हमारे पेट में एक्टिव रहता है, फिर उसके बाद ये एंजाइम बनता ही नहीं है। फिर दूध का पाचन कैसे होगा? तो दूध के अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स वगैरह हैं, तो जो और एंजाइम कर रहे हैं उन्हीं एंजाइम के द्वारा इसका पाचन कर दिया जाता है। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पे हमने देखा, एक हमारे पेट में पाया जा रहा है अम्ल जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक पाया जा रहा है एंजाइम जिनमें से एक है रेनिन एंजाइम। ठीक है, रेनिन नाम का एंजाइम केवल दूध का पाचन करता है, और दूध में एक प्रोटीन होती है केसीन प्रोटीन, है ना। दूध के अंदर क्या है? दूध के अंदर एक प्रोटीन है, क्या नाम है उसका? केसीन प्रोटीन, केसीन प्रोटीन। तो ये दूध के अंदर उपस्थित केसीन प्रोटीन को रेनिन एंजाइम जो है वो पैरा केसीन में बदल देता है, पैरा केसीन में बदल देता है। इस चीज को याद रखेंगे और यही इसका काम है, और 8 साल के बाद ये काम नहीं करता। तो रेनिन नाम का एंजाइम जो है वो दूध के पाचन में केसीन प्रोटीन को पैरा केसीन में कन्वर्ट कर देता है, और जो आगे चल के एब्जॉर्ब हो जाती है, और इस प्रकार से हमारे शरीर में दूध के पाचन में रेनिन एंजाइम मदद करता है। ठीक, अब हम एक एक करके बात करेंगे। पेप्सिन क्या कर रहा है भैया? तो पेप्सिन जो है वो हमने अभी बता दिया, जितने भी सिन नाम के एंजाइम हैं वो प्रोटीन का पाचन करेंगे। अब प्रोटीन क्या होता है ये आपको पता है, यदि नहीं पता है तो पुराने लेक्चर देख लेना, और अगर पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रोटीन हमने देखा था, प्रोटीन एक्चुअल में क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर में कई अमीनो अम्ल से जुड़कर बनी हुई एक जटिल नाइट्रोजन युक्त संरचना है। ये हम देख चुके हैं, हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, याद आ रही होंगी। तो हमारे शरीर में प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल की एक संरचना है। अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। यही पेप्टाइड बॉन्ड जो है आगे चल के बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो बनता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड
पेप्टाइड बॉन्ड और जो आगे चल के बना देता है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, ये अमीनो अम्ल से जुड़ी हुई संरचना है, ये एक साइकिल जैसी बन गई है, जबकि ये साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं बना रहा हूं मैं, ये अमीनो अम्ल जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जब हम ये प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन में से जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है, वो पेप्सिन नाम का एंजाइम यही काम करता है। आप जब प्रोटीन खाते हैं तो पेप्सिन नाम का एंजाइम जो है इस प्रोटीन को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो तोड़ देता है। क्या तोड़ देता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो तोड़ देता है। तो याद रखेंगे भैया, इसका काम क्या है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना। ठीक, तो धीरे से अमीनो अम्ल अलग होंगे, लेकिन पॉलीपेप्टाइड टूटेगा तो पेप्टाइड बनेंगे। पेप्टाइड को अभी तोड़ना बाकी है, तब जाके अमीनो अम्ल बनेगा। कुल मिलाकर यहाँ पे 2-3 चीजें हम समझ चुके हैं। एक एक करके ये पेट के अंदर लिख देते हैं, है ना। पहली बात यह है कि पेट के अंदर, ये हमारा पेट है, इसका नाम है आमाशय। आमाशय, आमाशय के अंदर भोजन के पाचन की अवधि 3 से 4 घंटे होती है, यानी कि 3 से 4 घंटे के अंदर पेट के अंदर भोजन पच जाता है। पेट के अंदर जो भोजन है वो 3 हिस्सों के अंदर मौजूद होता है, कार्डियक, फंडियक और पाइलोरिक। बॉडी यानी कि वो हिस्सा जहां पे हमारा पेट है। ठीक है, इस पेट की दीवारों में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम जठर ग्रंथि है। जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है और वो रस इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, वो रस क्या है, इसके अंदर मिल जाता है। तो इसके अंदर आ जाता है HCl, इसके अंदर आ जाता है पेप्सिन। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाता है? पेप्सिन, और इसी के अंदर आ जाता है रेनिन। ठीक है, तो ये HCl, पेप्सिन और रेनिन इसी भोजन के अंदर घुल जाते हैं। अच्छा, भोजन नहीं, यहाँ पे जो आता है उसको अपन क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं, ये याद होगा आपको। तो यहाँ पे जो आता है वो बोलस आता है। इस बोलस के अंदर ये सारे के सारी चीजें घुल जाता है। इनके घुलने के साथ ही पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और कैसे स्टार्ट होती है? इसमें से HCl है, HCl क्या काम करेगा भाई? HCl के काम देख लो। HCl ये काम करेगा, सबसे पहले जहां जहां आपके भोजन में कठोर पदार्थ होगा उस कठोर पदार्थ को गला देगा। जैसे आपने देखा होगा, जब आप छोटे रहते होंगे तो अक्सर आप जब खाना खाते होंगे तो उसमें कोई आपके खाने में नींबू निचोड़ता होगा और नींबू का बीज चला जाता है खाने में, आप वो बीज निगल जाते हैं, तो फिर आपके मजे लिए जाते हैं। याद आ रहा होगा आपको, बोला जाता होगा अब बेटा तेरे पेट में से पेड़ निकलेगा, तुमने बीज खा लिया है तो अब वो पेड़ निकलेगा। कहेगा नींबू का पेड़ निकलेगा। ऐसे कान में से नींबू निकलेंगे, नाक से नींबू निकलेगा, ऐसे धीरे धीरे से आपको डराया जाता है। आप बोलते हो यार ये क्या है, मतलब ये, आप डरने लगते हैं। तो सोचो, आप बचपन से लेकर अभी तक पेड़ हुआ क्या? नहीं, क्योंकि जो बीज होते हैं वो बहुत ही जटिल पदार्थ होते हैं। इनको HCl क्या कर देता है? गला देता है ना। तो और जब आप कुछ ऐसे ढीठ टाइप के बच्चे भी होते हैं, हो सकता है आप रहे हो या हो सकता है नहीं भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है कि ये लो चॉकलेट खा लो इसको, तो वो बच्चे कुछ ऐसे बोलते हैं नहीं हमको तो 2 चाहिए। 2 नहीं, पहले ये खाओ फिर मिलेगी दूसरी। तो गपाक से लील जाते हैं, लील जाते हैं ना। तो फिर उसके बाद वो, अब जो लीलते हैं तो गले में अटकती है और फिर उसके बाद पेट में चली जाती है। फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है? फिर यही HCl जो है वो उसको गलाता है। अब चाहे आप दवाई खाएं, दवाई भी तो ठोस होती है, दवाई भी क्या है? ठोस है। चॉकलेट भी ठोस है जो आप निगल गए, नींबू बीज वगैरह ये भी ठोस है जिसको आप निगल गए। तो इन सभी कठोर पदार्थों को गलाने का काम जो है वो HCl करता है। साथ ही साथ दूसरा काम जो है वो ये है कि भोजन के पाचन की जो क्रिया है उसको फास्ट करता है। भोजन का पाचन जो है वो धीमे धीमे ना हो, इसलिए पाचन की क्रिया को फास्ट करने का काम भी यही करता है ना, HCl। HCl बहुत ही ज्यादा हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये पाचन की क्रिया को फास्ट कर देता है। इसकी मात्रा बढ़ जाने से हमारे शरीर में एसिडिटी होने लगती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी इसके जो काम है वो क्या हुआ? भोजन के रूप में उपस्थित जो जटिल कठोर पदार्थ है उनको गला देता है, पाचन की क्रिया को फास्ट कर देता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखें, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में अक्सर कुछ जीवाणु वगैरह भी आ जाते हैं।
सूक्ष्म जीवाणु आदि, इन जीवाणुओं को भी ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये 3 इसके मुख्य कार्य हैं, भोजन के पाचन की क्रिया को फास्ट करना, साथ ही साथ पाचन की क्रिया को फास्ट करने के साथ साथ भोजन में उपस्थित जीवाणु आदि को नष्ट करना और कठोर पदार्थों को गलाना। जैसे पाचन की क्रिया फास्ट हो जाती, धीरे धीरे भोजन पचने लगता है, मतलब तेज रफ्तार से पचने लगता है, और इसी के साथ काम करेगा यहाँ पर उपस्थित क्या, पेप्सिन, है ना। ऐसा अलग अलग नहीं होंगे। तो पहले नंबर पे HCl ने काम करना चालू किया। अब ये पहला नंबर नहीं है, अपन एक क्रमबद्ध रूप से समझ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे साथ ही साथ ये सब काम साथ ही साथ होंगे, है ना। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं पेप्सिन काम करेगा, तो इस पेट के अंदर तो ये पेप्सिन भी है, तो पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन पे काम करना शुरू कर देगा। ये संपूर्ण भोजन को गलाएगा, पाचन की क्रिया को फास्ट करेगा, बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनको मारेगा, HCl, ठीक है। और प्रोटीन पर काम करना शुरू कर देगा पेप्सिन। पेप्सिन ढूंढेगा भोजन में कहाँ कहाँ प्रोटीन के अणु हैं, तो उन प्रोटीन के अणुओं को तोड़ना शुरू कर देगा और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ना शुरू कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे ये 2 काम हुए। फिर तीसरे काम को यहाँ पे हम देख रहे हैं भैया कि अगर छोटा बच्चा है 6 से 8 वर्ष तक का है तो रेनिन एंजाइम भी क्या करेगा, दूध को पचाने लग जाएगा। इतना होगा। अभी पेट के अंदर ही एक काम और होगा, जो काम जठर रस के माध्यम से नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये पेट के अंदर इसमें जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये सारे जो चीजें पाए जा रहे हैं वो ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन पेट के अंदर ही एक काम और हो रहा है जो इसके माध्यम से नहीं हो रहा है। वो किसके माध्यम से हो रहा है, वो लार ग्रंथि से जो लार निकली थी, है ना, वो भोजन के अंदर लार मिक्स थी, तो उस लार के अंदर एक एंजाइम था जिसका नाम था टाइलिन। और मैंने बताया था कि भैया टाइलिन एंजाइम जो है वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए अब बक्कल कैविटी के अंदर, तो आपने यानी कि मुख के अंदर, माउथ बक्कल कैविटी के अंतर्गत आपने भोजन को चबाया, 10 से 15 सेकंड चबाया। 10-15 सेकंड के अंदर ये स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट तो होगा नहीं, तो वो क्या है, भोजन जो है वो बोलस के रूप में जब यहाँ आ जाएगा तो यहीं पे वो क्रिया भी होने लग जाएगी। यानी कि टाइलिन एंजाइम जो है वो पेट के अंदर ही क्या करेगा, अब इसको माल्टोज में कन्वर्ट करने लग जाएगा। तो यहाँ पे 4 काम हो रहे हैं। पेट के अंदर कितने काम हो रहे हैं, 4 काम हो रहे हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, ठीक है। अब आपको नोट करने के लिए जगह मिल जाएगी। फिर उसके बाद क्या है कि मैं इसको मिटा के वो 4 काम बता देता हूं जो कि यही हैं जो अभी मैंने आपको बताए, है ना। या इसे मिटा देता हूं, पूरा नहीं मिटाता हूं, इतना ही मिटा देता हूं। तो जो पेट के अंदर जो 4 काम हो रहे हैं वो 4 काम कौन कौन से हो रहे हैं भैया, पेट के अंदर जो भोजन के पाचन का है उसमें पेट यानी कि आमाशय के अंदर जो 4 काम हो रहे हैं वो ये है, आमाशय। तो आमाशय के अंतर्गत सबसे पहला जो है वो अपन यही लिख देते हैं कि टाइलिन जो है, टाइलिन के द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जा रहा है, माल्टोज में बदला जा रहा है। किसके द्वारा, टाइलिन के द्वारा, टाइलिन के द्वारा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हो रहा है आपके पेट के अंदर जो जठर रस से निकला है HCl, तो HCl क्या कर रहा है, पाचन की क्रिया को फास्ट कर रहा है, पाचन के अंतर्गत जो आपके जीवाणु वगैरह हैं उनको नष्ट कर रहा है, और साथ ही साथ ये जो कठोर पदार्थ है उनको गला रहा है, जैसे दवाई आदि जो कुछ भी आप खाते हैं उन सबको गला देता है, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पर क्या है कि आपके शरीर में एक एंजाइम है जिसका नाम पेप्सिन। वो पेप्सिन क्या कर रहा है, ये प्रोटीन जहां जहां दिखेगा उसको, तो उस प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। और इसका एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम हमेशा एरो के ऊपर लिखना है ना, पेप्सिन। तो ये पेप्सिन एंजाइम ने काम कर दिया। फिर उसके बाद
अगला है रेनिन एंजाइम। तो रेनिन क्या करेगा, दूध का पाचन करेगा, है ना। केसिन प्रोटीन को पचाएगा, केसिन प्रोटीन को पचा के पैरा केसिन में कन्वर्ट करेगा, पैरा केसिन, ठीक है। तो पैरा केसिन में कन्वर्ट करेगा कौन, तो उसका नाम है रेनिन नाम का एंजाइम, ठीक है। ये चार काम जो हैं वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं आपके पेट के अंदर, आमाशय के अंदर, ठीक। ये चार काम होते हैं और इन चार काम के दौरान आपका जो भोजन है वो ऑलरेडी बोलस में कन्वर्ट हो चुका था और ये बोलस जो है इस चार काम के दौरान कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कायम में। यानी कि अब आप जो खाना खाए थे, जो थाली के अंदर एक एक करके निवाला उठा के खाना खाए थे, वो खाना जो है जब मुंह में पहुंचा चबा चबा के तो वो हो गया बोलस, और वो बोलस आप निगल कर जब पेट में पहुंचाए तो पेट में ये सब काम होना स्टार्ट होगा। इन सब काम के होने के बाद ये बोलस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कायम में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, कायम में। अब ये जो कायम है, ईमानदारी से थोड़ा दिमाग लगा के सोचना कि कायम कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा। ये अम्लीय प्रकृति का होगा कि क्षारीय प्रकृति का होगा कि उदासीन प्रकृति का होगा, कैसी प्रकृति का होगा ये कायम, बताओ भाई। कायम का नेचर कैसा है, कायम का नेचर कैसा है, कमेंट करके बताना, है ना। कायम का नेचर पूरी तरीके से एसिडिक होगा, यानी कि कायम कैसा होगा, अम्लीय होगा। कायम कैसा होगा, अम्लीय होगा और हाईली एसिडिक, यानी कि बहुत ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा। क्यों होगा, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण है कि जो आपने भोजन खाया था उस भोजन में सबसे पहले तो लार जुड़ गई थी, ठीक है। लार भी एसिडिक है, 6.4 से 6.8 के आसपास होता है, ठीक है। फिर लार के बाद इसमें जुड़ गया था जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। इसके अंदर मौजूद था HCl। HCl का pH वैल्यू लगभग 1.2 से 1.8 के आसपास होता है ना। तो ऐसी स्थिति में ये, और बाकी का जठर रस है, तो जठर रस का भी गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, तो जठर रस का भी pH वैल्यू अगर अपन देखें तो ये भी एसिडिक है, तो इसके एसिडिक वैल्यू जो है वो 2.34 के आसपास होती है। तो इतने सारे अम्ल इसमें इकट्ठे हो चुके हैं। तो अब ये जो कायम है, ये कायम भी पूरी तरीके से कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक। पूरी तरीके से अम्ल की प्रकृति का है। अब जब ये अम्ल की प्रकृति, यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ये जो है यहाँ पर 3 से 4 घंटे के अंदर भोजन जब अपना काम कंप्लीट कर लेता है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे 2-3 काम हुए हैं। यहाँ पे स्टार्च का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टार्च का मतलब एक कार्बोहाइड्रेट है ना। तो यहाँ पे स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट लगभग 50% पचा है। अभी ग्लूकोज नहीं आए हैं ना, तो ग्लूकोज नहीं आया तो 50% पचा है, ठीक है। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन का भी लगभग 50% पाचन हो गया। इसके बाद अमीनो अम्ल बनेंगे, अभी अमीनो अम्ल बना नहीं है। तो पेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट 50% पच जाता है और प्रोटीन भी 50% पच जाता है। दूध को तो अभी चलो साइड में ही रखो, है ना। लेकिन यहाँ पर पेट में अभी आपने एक चीज देखी, नोटिस की होगी, पेट में अभी आपने वसा के पाचन से संबंधित कोई भी बात नहीं देखी, है ना। तो पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले पाचन किसका होता है, तो सबसे पहले पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो किस रूप में है, यहाँ पे स्टार्च के रूप में है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का, फिर उसके बाद प्रोटीन का, फिर उसके बाद अब आएगा, सबका एक साथ होगा ना, तो तीसरे नंबर पे होता है वसा, यानी कि फैट का। अभी यहाँ पे पेट में पाचन नहीं हो रहा है वसा का, वसा अभी वैसी की वैसी है। जो भी आप खाएंगे, तेल खाएंगे, घी खाएंगे, मक्खन खाएंगे, चावल खाएंगे, जो भी वसा के रूप में खाएंगे, वो सब HCl के माध्यम से एक पेस्ट टाइप का बन जाएगा। और पेस्ट टाइप का बनने के बाद उसका नाम रख देंगे कायम। और वो कायम के अंदर को वसा का अभी कोई भी छेड़छाड़ी नहीं हुई है, और वो यहाँ से पेट का जो आखिरी हिस्सा है जिसका नाम है पाइलोरी,
पाइलोरिक से होते हुए वो कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत में पहुंचेगा। यहाँ तक समझ में आ गया है। ये सारे काम नाम सारे के सारे आपने देख लिए हैं, लिख लिए हैं। अगर लिख लिए हैं तो एक बार और मैं साइड हो जाता हूँ, आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं बढ़ता हूँ अब आगे। ये पूरी सारी चीज़ अब मैं क्या करने वाला हूँ, मिटाने वाला हूँ। ठीक, तो अब इतना लिखने के बाद अब हम पहुँच जाते हैं हमारी आंतों में। ठीक, आंतों में जब भोजन आता है, ठीक, अब भोजन जो आ रहा है, भोजन कहाँ से आ रहा है, भोजन भैया ये यहाँ पे जो भोजन में पाचन हुआ था, वो पाचन के बाद यहाँ पे कायम बन गया था। क्लियर है, यहाँ पे क्या बन गया था, कायम बन गया था। तो ये आमाशय है, आमाशय में ये पूरे पाचन की क्रिया 3 से 4 घंटे तक चली और इन 3 से 4 घंटों के अंतर्गत ये कन्वर्ट हो गया कायम में। कायम के बाद भोजन अब यहाँ से आना शुरू होता है। ये तो ये यू आकार की नली है, ये छोटी आंत का सबसे पहला हिस्सा है और छोटी आंत के इस पहले हिस्से का नाम क्या है, डूडोनम। क्या नाम है इसका, डूडोनम। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले तो उस डूडोनम को समझ लेते हैं। ये है आपका डूडोनम। ठीक है, तो ये है आपकी छोटी आंत। ठीक, तो ये है आपका सबसे पहले स्टमक। स्टमक में 3 से 4 घंटे तक ये क्रिया चली और 3 से 4 घंटे क्रिया चलने के बाद जो आपका बोलस था, वो कन्वर्ट किस में हो गया, वो हो गया कायम में। कायम जो है वो इसके माध्यम से, डूडोनम के माध्यम से, यहाँ पे लिखा है डूडोनम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, तो भैया नाम याद रखेंगे, डूडोनम, जूजोनम और इलियम। क्रम से ही लिखे हैं, डूडोनम, जूजोनम और इलियम, है ना। ABCDEFGHIJ पहले आ गया, यहाँ पे गड़बड़ है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने देखा था कि आहार नाल के अंदर सबसे लंबी यही होती है, लगभग 6 मीटर लंबी होती है ना, पतली होती है, 6 मीटर लंबी होती है, जो कि चारों ओर से, है ना, जो कि चारों ओर से इस प्रकार से बड़ी आंत से क्या होती है, घिरी होती है, बड़ी आंत से घिरी होती है। छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है डूडोनम, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये कि यू आकार की नली होती है, यू आकार की नली है, जो इस कायम को लाके छोड़ देता है कहाँ पे, जूजोनम में। कहाँ पे, जूजोनम में। अब जूजोनम में भोजन पड़ा हुआ है, आपका कायम जो है वो जूजोनम में पड़ा हुआ है। अब कायम यहाँ पे आपके जूजोनम में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे पाचन की अगली क्रिया स्टार्ट होगी, है ना। अब छोटी आंत में जो क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, जूजोनम में हो रही है ना, क्योंकि स्टमक से पाचन की क्रिया के बाद बना हुआ कायम छोटी आंत में डूडोनम के माध्यम से जूजोनम में आ चुका है। अब जूजोनम में आने के बाद यहाँ पे पड़ा है। अब यहाँ पे ये जो कायम पड़ा है, ये आप जानते हैं ये अब बहुत ही ज्यादा अम्लीय प्रकृति का है। कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। और अब छोटी आंत में बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर होने के कारण पाचन की क्रिया स्टार्ट नहीं हो पाती। अब पाचन की क्रिया को स्टार्ट करने के लिए छोटी आंत मदद मांगती है कि हे प्रभु कोई तो मेरी मदद कर दो। तो मदद करने के लिए यहाँ पे पास में ही एक होता है पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय। यहाँ पे पास में क्या होता है, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। ठीक है, यहीं पे पास में होता है अग्नाशय और यहाँ पे होता है लीवर यानी कि यकृत। तो ये मान के चलो सबसे पहले छोटी आंत जो है पास में जो अग्नाशय है, पेनक्रियास है, पेनक्रियास से मदद मांगती है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मेरी रक्षा करना, ये कायम जो है बहुत एसिडिक है, इसको न्यूट्रलाइज्ड कर दो, इसको इसका एसिडिक नेचर कम कर दो, खत्म कर दो, कुछ तो कर दो जिससे अपन इस पे काम कर पाए। तो अग्नाशय सबसे पहले हाथ खड़े कर देता है, बोला दीदी तुमसे ना हुआ तो हमसे भी ना हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। क्या बोले भैया थोड़ा मदद तो करो, थोड़ा कोशिश तो करो, होता है नहीं होता है समझ लेंगे, कोशिश तो करो। नहीं भाई अपने से ना हो पाए, अपने को पता है कि भैया अपन ये काम नहीं कर पाएंगे। कायम जो है बहुत अम्लीय प्रकृति का है, इस अम्ल के अंदर मात्रा बहुत ज्यादा हो और बहुत ज्यादा होने के कारण भैया अपना तो खुद भी इससे बात करने का मन नहीं करता।
तो क्या करें, तो ये अग्नाशय बोलता है इस छोटी आंत को कि तुम क्यों ना लीवर से बात करो, लीवर तो आपके शरीर की सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। एक बार इनसे बात करके देखो ना, ये हैं अपने बड़े भैया ताऊ जी, है ना, तो इनसे बात करके देखो, ये कुछ मदद करें। तो फिर छोटी आंत जो है लीवर से मदद मांगती है कि लीवर भाई कुछ तो करो जॉनी लीवर। तो फिर लीवर भाई बोलते हैं चिंता मत करो, अभी हम जिंदा हैं। तो लीवर क्या करता है, लीवर को पहले से ही मालूम है छोटी आंत में भोजन पड़ा हुआ है, छोटी आंत में जो भोजन पड़ा है वो काइम के रूप में पड़ा हुआ है, बहुत अम्लीय प्रकृति का है। जी छोटी आंत पे सबसे पहले काम करना स्टार्ट करता है लीवर। लीवर क्या है, लीवर को पता है कि जब भोजन करोगे आप तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे के बाद ये भोजन काइम में कन्वर्ट होगा, छोटी आंत में पहुंचेगा, छोटी आंत सहित ये अग्नाशय दोनों के हाथ पैर कांपने लगेंगे, तब ये मेरे पास आएंगे, तो मैं पहले से ही व्यवस्था कर लेता हूं। तो लीवर क्या करता है, एक बाइल जूस का निर्माण करता है। बाइल जूस यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं पित्त रस। तो ये पित्त रस का निर्माण करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है। अब बना हुआ जो पित्त रस है, अब लीवर के और भी बहुत सारे काम है, सफाई भी, शॉपिंग भी। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है लीवर, ये बाइल जूस बनाने के बाद इसको स्टोर कर देता है गॉल ब्लैडर में, जिसको हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय में ये जो बाइल जूस है वो स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही काइम जो है वो कहां पहुंचता, अब भोजन नहीं बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, काइम। तो जैसे ही काइम जो है वो छोटी आंत में पहुंचता है, वैसे ही गॉल ब्लैडर से, किससे, गॉल ब्लैडर से ये आपका बाइल जूस है यानी कि पित्त रस है, बाइल जूस निकलना शुरू हो जाता है। बाइल जूस जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। और ये बाइल जूस कहां पहुंचता है, ये बाइल जूस पहुंचता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल जूस पहुंच जाता है। अब ये जो बाइल जूस है ये कैसा है भैया, ये क्षारीय प्रकृति का है। कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है। और आपने पढ़ा होगा अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराने से, अम्ल और क्षार की क्रिया कराने से, यहां लिख देता हूं अम्ल और क्षार, ये अम्ल है तो इसमें एक क्षार मिलाया जाएगा। तो अम्ल और क्षार की क्रिया कराने से वो किस में बनता है, वो बनता है लवण में। तो यहाँ पे 2 प्रकार के लवण बन जाते हैं, लवण भास्कर चूर्ण। ठीक, तो ये जो बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर का था काइम, जो एकदम अफरा तफरी मचा रहा था और ये बोल रहा था कि छोटी आंत में आज से मेरा राज्य होगा, कोई मुझ पर काम नहीं कर सकता, मेरा नाम काइम है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भोजन नहीं पचता तो काइम चूर्ण अपन खाते हैं। काइम चूर्ण क्या है, ये काइम को न्यूट्रलाइज्ड करता है। जिनके अंदर गॉल ब्लैडर से बाइल जूस नहीं निकल पाता या जिनके लीवर कमजोर होते हैं, लीवर के कमजोर होने से बाइल जूस नहीं बन पाता, तो बाइल जूस के न बनने से वो जो कायम है वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, पाचन नहीं होगा, एसिडिक बना रहेगा, आंतें सड़ने लगेंगी, अल्सर होने लगेगा, घाव होने लगेंगे, तकलीफ होने लगेगी, ब्लड निकलने लगेगा, कैंसर हो जाएगा। तो ये बहुत सारी धीरे धीरे समस्याएं बनेंगी। उनको रोकने के लिए कायम चूर्ण खाओ, मजे करो। ठीक, लेकिन ये कायम चूर्ण का नेचुरली काम जो है ना, वो क्या कर रहा है, बाइल जूस कर रहा है। बाइल जूस कह रहा हूँ, बाई जूस नहीं कह रहा हूँ कि पता चले कि आप सर बाई जूस का ऐड कर, नहीं भाई, मैं बाइल जूस यानी कि पित्त रस का नाम ले रहा हूँ। तो लीवर से बाइल जूस यहाँ आया, लीवर से जैसे बाइल जूस आया, बाइल जूस के क्षारीय प्रकृति होने के कारण उसने ये जो हाईली एसिडिक जिसका आतंक फैला हुआ था छोटी आंत में, उसको न्यूट्रलाइज करके क्या कर दिया, लवण बना दिया, सॉल्ट बना दिया। अब उसका नेचर है, भोजन के अंदर वो सारी चीजें तो हैं, जो पेट में हो चुका था वो तो हो ही चुका है। अब इसका नेचर जो है वो क्या हो गया, उदासीन हो गया, हल्का सा न्यूट्रलाइज्ड हो चुका है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो बनेंगे वो 2 प्रकार के लवण बनेंगे आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे ही बाइल जूस जो है छोटी आंत में पहुंचेगा, छोटी आंत में पहुंचने के बाद वो अम्ल से क्रिया करके क्षारीय प्रकृति होने के बाद यहाँ पे लवण बनेंगे, है ना। तो सीधा सीधा हम ये कहें कि जो बाइल जूस है, बाइल जूस की मदद से हमारे छोटी आंत में 2 लवण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, 2 लवण बन जाते हैं, यानी कि 2 सॉल्ट बन जाते हैं। एक नाम है, एक का नाम क्या है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट,
और दूसरे का नाम है सोडियम टारकोलेट। सोडियम टारकोलेट। तो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारकोलेट दो लवण हैं, दोनों लवण क्या होते हैं, ये काइम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब ये भोजन में काइम पड़ा हुआ है और सोडियम ग्लाइकोलेट सोडियम टारकोलेट सबसे पहले मिलकर क्या काम करेंगे, सबसे पहले ये दोनों मिलकर भोजन में जहां जहां वसा दिखेगी, जहां जहां वसा दिखेगी, अभी वसा के बारे में कुछ भी नहीं हुआ ना, तो जहां जहां ये वसा दिखेगी वहां वहां पर ये जो लवण हैं, ये दोनों लवण क्या करेंगे, उस वसा को इमल्सीफाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, इमल्सीकृत कर देंगे, इमल्सीफाइड कर देंगे। इमल्सीफाइड का मतलब जो वसा बहुत ही जटिल है, ऐसी है, बड़े बड़े अणुओं में है, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगी। ठीक है, तो ये वसा का क्या होगा, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि जैसे ही भोजन कायम के रूप में छोटी आंत में पहुंचता है, वहां पे पहुंचने के बाद आपके लीवर से बाइल जूस आ जाता है। बाइल जूस के आने के बाद वो क्या करता है, इस कायम से क्रिया करता है, तो अम्ल के ऊपर ये क्षार की क्रिया होने से लवण बन जाते हैं। तो दो प्रकार के लवण बनते हैं, एक बनता है सोडियम ग्लाइकोलेट और दूसरा बनता है सोडियम टारकोलेट। अब ये सोडियम ग्लाइकोलेट टारकोलेट दोनों मिलकर आपके पेट के अंदर मौजूद जो वसा है, पेट मतलब अब हम आंत की बात कर रहे हैं ना, छोटी आंत की बात कर रहे हैं, तो छोटी आंत में जहां जहां पे वसा होता है उस वसा का इमल्सीकरण कर देता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है, और इमल्सिफिकेशन के बाद ये जो है आपका फैट टूट जाता है। कुल मिला के यहाँ पे हम देखें तो छोटी आंत में जैसे ही भोजन पहुंचता है, छोटी आंत के पहले पहुंचने के पहले आपका आधा कार्बोहाइड्रेट पच चुका है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ना बोले तो अपन स्टार्च बोल सकते हैं, आधा स्टार्च पच चुका है, आधा प्रोटीन पच चुका है, आधा वसा भी टूट चुका है। अब यहाँ पे ये छोटी आंत जो है वो अब इससे वापस बोलेगी कि भाई अभी तक तो तुमने बोला था कि हमसे ना हो पाएगा, अब तो करो कुछ, कि हाँ अब ठीक है, क्योंकि अब वो न्यूट्रलाइज्ड हो चुका है ना, अब वो न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो अब ये बोलता है कि चिंता मत करो, अब तो मैं सब कर दूंगा, अब तो मैं आग लगा दूंगा। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे काम करना शुरू करेगा कौन, पेनक्रियास। तो छोटी आंत में जो सबसे पहले काम होगा वो बाइल जूस के माध्यम से होगा, ठीक है, बाइल जूस के माध्यम से होगा, और बाइल जूस के माध्यम से भोजन की जो अम्लीय प्रकृति है वो उदासीन हो गई। वो कैसी हो गई, उदासीन हो गई। साथ ही साथ क्या हुआ, वसा का इमल्सीकरण हो गया, वसा का इमल्सीकरण हो गया, इमल्सीकरण ला आद आएगा, इमल्सीकरण। साथ ही साथ ये पहला काम हुआ छोटी आंत में। अब दूसरा काम छोटी आंत में होना शुरू होगा, और वो छोटी आंत में जो दूसरा काम शुरू होना स्टार्ट हो रहा है, वो क्या होना स्टार्ट हो रहा भैया, वो जो आपका अग्नाशय रस है, अग्नाशय जो है, पेनक्रियास जो है, अग्नाशय से एक रस निकलता है जिसका नाम है अग्नाशय रस। इस अग्नाशय रस के अंतर्गत 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कितने होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, 3 एंजाइम। ये तीनों एंजाइम अब पाचन की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए मुझे बोर्ड से ये सारी चीजें मिटानी होंगी, ठीक। तो हम पहुंचते हैं अब अग्नाशय पे, ठीक, इतना समझ गए। छोटी, ये सब काम छोटी आंत में ही हो रहा है, ठीक है। तो अपन पहुंचते हैं पीछे, अपन पेनक्रियास पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक एक करके कि ये जो भोजन है ना, ये भोजन जो है वो आमाशय के बाद यानी कि स्टमक के बाद आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जो भोजन लाया जा रहा है वो डूडोनम के माध्यम से लाया जा रहा है। डूडोनम के माध्यम से वो छोटी आंत, हमारी जो आंतें हैं, जूजोनम वाले हिस्से में भोजन पड़ा रहता है। चूंकि उसकी नेचर बहुत एसिडिक होती है, तो एसिडिक नेचर होने के बाद क्या होता है कि ये जो हमारे शरीर में लीवर है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है।
और इस बाइल जूस को स्टोर करके रख देता है इधर गॉल ब्लैडर में। जब हम भोजन करते हैं तो इसी गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस जो है वो आ जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है वैसे ही आपको अभी बता दिया वो काम हो जाएगा, अम्ल की प्रकृति खत्म हो जाएगी, उदासीन हो जाएगा, साथ ही साथ लवण बन जाएंगे। लवण बनने से यहाँ से मुख्य रूप से क्या है, वसा का इमल्सिफिकेशन हो जाएगा। ये हालांकि सारे काम छोटी आंत में होंगे लेकिन इसकी मदद से होंगे। ठीक, भोजन कभी भी लीवर में नहीं जाता और ना ही भोजन आपके पेनक्रियाज में जाएगा। भोजन तो सीधा पेट से आमाशय से छोटी आंत में जाएगा और ये काम जो है छोटी आंत के जूजोनम वाले भाग में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? जूजोनम वाले भाग में ये सब काम चल रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे ये सब काम हो जाएगा वैसे ही छोटी आंत में इसके काम कंप्लीट होने के बाद अब जिम्मेदारी शुरू पेनक्रियाज की। तो ये है आपका पेनक्रियाज। ठीक है, ये है आपका पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज से अब एक रस निकलता है जिसका नाम पेनक्रियाटिक जूस। इसका नाम क्या है? पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस। इंग्लिश में पेनक्रियाटिक जूस और हिंदी में अग्नाशय रस। तो इस अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसका एक और नाम है ना? अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम एक और है इसका नाम, वो क्या है? पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस। तो इसको पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं भाई? इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वसा आदि इन सभी का पाचन करता है, इसलिए ये पूर्ण पाचक रस है। इसलिए ये क्या है? पूर्ण पाचक रस है। ठीक है, अब इस अग्नाशय रस के अंदर हमने बताया एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं भैया? एंजाइम के नाम लिख लो आप। इसके अंदर 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है ट्रिप्सिन, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ट्रिप्सिन, याद आ गया होगा? ट्रिप्सिन। एक है एमाइलेज और दूसरा है लाइपेज। दूसरा क्या है? लाइपेज। तो यहां पे आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ट्रिप्सिन जो है सिन लगा हुआ है, तो कुल मिला के क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा और पेट के अंदर ऑलरेडी आधा प्रोटीन पच चुका है, यानी कि पेप्सिन नाम के एंजाइम ने जो प्रोटीन था उस पर क्रिया करके उसको पेप्टोन्स में या पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया है। ये उसी पे ही काम करेगा और उस पे काम करने के बाद उसको अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देगा। तो कुल मिला के प्रोटीन के पाचन में 2 एंजाइम आए। अभी ये काम छोटी आंत में ही हो रहा है। ये भले ही रस जो है पेनक्रिया से निकलकर डूडोनम से होते हुए जूजोनम में पहुंचेगा, है ना? कहां से? डूडोनम से निकलकर कहां पहुंचेगा? जूजोनम में पहुंचेगा और जूजोनम में पहुंचने के बाद ही ये क्रिया जो है छोटी आंत में स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये क्रिया स्टार्ट होगी तो इस क्रिया के अंतर्गत ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम जो पहले से ही प्रोटीन का आधा पाचन हो चुका है और उस पॉलीपेप्टाइड को और तोड़ के अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ प्रोटीन का पाचन हो गया। फिर एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के बाद उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किसमें? ग्लूकोज में। याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट को पचा के ये किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लेकिन अभी हमने माल्टोज पे काम नहीं किया। माल्टोज अभी आपकी छोटी आंत में पड़ा हुआ है, पेट में वो माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका था। अब उसके बाद छोटी आंत में अभी उस पर काम होगा। अभी ये नहीं करेगा काम, कोई और करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन यहाँ पे देखें तो कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, ट्रिप्सिन के माध्यम से अमीनो अम्ल भी कन्वर्ट हो गया प्रोटीन। ठीक, अब यह है लाइपेज। अभी हमने थोड़ी देर पहले वसा का इमल्सीकरण किया था उन 2 लवण के माध्यम से। तो जब वसा का इमल्सीकरण हो गया है तो इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा यानी कि इमल्सीफाइड जो फैट थी उस इमल्सीफाइड फैट का पूर्ण पाचन होगा और वो बन जाएगा ग्लिसरॉल में। किसमें? ग्लिसरॉल में। और साथ ही साथ एक बनेगा वसा अम्ल। वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड।
ये ग्लिसरॉल और वसा अम्ल बन जाएंगे। इसीलिए जब हमने खाद्य घटक के अंदर वसा पढ़ा था तो मना किया था, ज़्यादा वसा सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो क्या बनाता है, वसा अम्ल बनाता है, और ये अम्ल हमारे शरीर में आगे चल के कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जब ये इकट्ठा होगा तो हमारे शरीर में हार्ट अटैक के लक्षण पैदा करेगा। इसलिए हमें वसा कम खानी है। तो वसा के पाचन में एकमात्र एंजाइम जो है वो लाइपेज इस्तेमाल में लाया जा रहा है ना। अब आप सोचो कि सर वो पहले भी तो हुआ था, सोडियम ग्लाइकोलेट टार्कोलेट, तो वो क्या थे, वो एंजाइम नहीं थे। मैंने पहले ही कहा था वो लवण थे, एंजाइम नहीं थे। एकमात्र लीवर आपके शरीर का एक ऐसा अंग है जो एंजाइम का श्रावण नहीं करता, एंजाइम का निर्माण नहीं करता, फिर भी पाचन में सहायक है। पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सा अंग एंजाइम के बिना पाचन में सहायक है, तो बिना एंजाइम के भी पाचन, देखो बक्कल कैविटी में भी एंजाइम था, पेट में भी एंजाइम है, आंत में भी एंजाइम है, कहीं ना कहीं आ तो रहा है ना यहाँ से, लेकिन लीवर से कोई एंजाइम नहीं आया, बल्कि वो भी पाचन में सहायक था। तो ये याद रखना है क्वेश्चन, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे वसा का भी पाचन हो गया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस, कि भैया प्रोटीन भी पचा दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी पचा दिया, यहाँ पे वसा भी पचा दिया, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। टोटल डाइजेस्टिव जूस, पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन लगभग 90% काम हो चुका है, ठीक है। बक्कल कैविटी में पाचन हुआ, फिर आपने स्टमक के अंदर पाचन हुआ, फिर उसके बाद छोटी आंत में अभी चल ही रहा है। छोटी आंत में जैसे कायम पहुंचता है तो पहले बाइल जूस आता है, फिर पेनक्रियाटिक जूस आता है। ये सब काम कंप्लीट होने के बाद अब कहानी, अच्छा एक बार और भैया स्क्रीनशॉट ले लो, ये अग्नाशय रस के माध्यम से सारे काम हो रहे हैं। अब ये भोजन जो है वो कहाँ पहुंचेगा, आपके वहाँ पे छोटी आंत में ही पड़ा है। अब आप देखें यहाँ पे कि लगभग 90% पाचन हो चुका है। सबसे पहले मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी में हुआ था, फिर उसके बाद आपके स्टमक में हुआ था, फिर उसके बाद अभी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में चल ही रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले लीवर ने काम किया, फिर उसके बाद पेनक्रियाज ने काम किया। हिंदी में इसको अग्नाशय कहते हैं, मैं उसकी स्पेलिंग भूल जाता हूँ इसलिए हिंदी में लिख देता हूँ अग्न्याशय, ठीक है। तो अग्नाशय ने काम किया। अब इसी छोटी आंत के अंदर एक ग्रंथि और पाई जाती जो छोटी आंत में ही होती, जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड, है ना। छोटी आंत में पाई जाती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी कि आंत्र ग्रंथियां, है ना। छोटी आंत में ही क्या पाई जाती हैं, आंत्र ग्रंथियां पाई जाती हैं, आंत्र ग्रंथियां। इन आंत्र ग्रंथियों से इतना काम कंप्लीट होने के बाद, है ना, इतना काम कंप्लीट होने के बाद, इतना काम कंप्लीट होने के बाद छोटी आंत के अंदर जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों से एक रस निकलता है। इस रस का नाम आंत्र रस है, इंटेस्टाइनल जूस है। क्या है, आंत्र रस। क्या है इसका नाम, आंत्र रस। छोटी आंत से जो रस निकल रहा है उस रस का नाम है आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस। अब इस इंटेस्टाइनल जूस में कुछ एंजाइम्स हैं, है ना, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं। इनमें से सबसे पहला जो एंजाइम हम पढ़ रहे हैं वो है माल्टेज। ये एंजाइम का नाम है माल्टेज। तो माल्टेज नाम का एंजाइम जो है पहले से ही क्या है, इंतजार में बैठा है, किसके, माल्टोज के। तो माल्टोज हमने यहाँ पे लिखा है, इस माल्टोज पे काम करेगा। और काम कौन करेगा भैया, तो काम करने वाला यहाँ पे माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम काम करेगा। और माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज को अब कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, तब जाके ये जो स्टार्च है पूरी तरीके से पचेगा, ठीक। तो आंत्र ग्रंथियों, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि छोटी आंत में है, छोटी आंत में ये आंत्र ग्रंथियों से रस निकलता है। उसमें पहला एंजाइम जो हमने देखा वो माल्टेज था। एंजाइम का नाम क्या है, माल्टेज। और माल्टेज ने किसको निपटाया, माल्टेज पहले से ही इंतजार कर रहा था माल्टोज का, कि जैसे माल्टोज आएगा उस पे ये काम करना शुरू कर देगा। तो माल्टोज को पचा के ग्लूकोज में कर दिया। अब स्टार्च भी पच गया है, कार्बोहाइड्रेट भी पच गया है, प्रोटीन भी पच गया, वसा भी पच गया, सब पच गया। लेकिन छोटे छोटे कुछ चीज़ें जो डाइसैकेराइड फॉर्म में है, जैसे लैक्टोज, दूध भी है ना, तो दूध के पाचन में अभी क्या है, दूध में लैक्टोज है। तो लैक्टोज को पचाने के लिए, है ना,
लैक्टोज। लैक्टोज को पचाने के लिए, लैक्टोज जब पचेगा तो किस किस में टूटेगा भैया, पहले बता दिया है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, है ना, जब कार्बोहाइड्रेट पड़े थे, है ना। अच्छा, ये माल्टोज जो है वो टूटेगा तो किस में, दो ग्लूकोज में टूटेगा ना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ये तो एक सिंपल सी बात है, पहले ही हमने देख लिया था। अब माल्टोज का पाचन होगा तो दो ग्लूकोज के अणु बनेंगे ना, क्योंकि माल्टोज तो डाइसैकेराइड है, और पचाएगा कौन, माल्टेज एंजाइम पचाएगा। अब लैक्टोज जो है, लैक्टोज का पाचन जब होगा तो इसमें क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा प्लस गैलेक्टोज बनेगा। और इसका पाचन कौन करेगा भैया, तो इसके पाचन का जो एंजाइम है वो मैं एरो के ऊपर लिख देता हूं, एरो के ऊपर ही सारे एंजाइम लिखे जाते हैं, और इसका नाम है लैक्टेज। लैक्टेज, तो लैक्टेज नाम का एंजाइम लैक्टोज को पचाएगा। ठीक है, ऐसे ही सुक्रेज नाम का एंजाइम है, सुक्रेज नाम का एंजाइम है जो किसको, सुक्रोज को पचाएगा, जो किसको पचाएगा, सुक्रोज को पचाएगा, जो किसको पचाएगा, सुक्रोज को पचाएगा। और सुक्रोज को पचा के किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो इस तरीके से छोटी आंत में जितने भी बचेंगे सब पच जाएंगे, इन्वर्टेज, गैलेक्टेज, ठीक, ये सब एंजाइम जो है वो अंतिम रूप से छोटी आंत में भोजन को पचा देंगे। ठीक है, तो डूडोनम और जूजोनम, जूजोनम के अंदर अंतिम रूप से भोजन का पाचन हो जाएगा, यानी कि अंतिम रूप से भोजन का पाचन, अंतिम रूप से भोजन का पाचन जो है वो आपकी इसी छोटी आंत में हो जाएगा। धीरे 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 हौले हौले से दवा लग जाएगी, हौले हौले से दुआ भी लगेगी, और हौले हौले से सब काम हो जाएंगे। ऐसे ही हौले हौले चलते चलते लगभग आपके पेट के छोटी आंत में अंतिम रूप से भोजन पच जाएगा। पच गया भोजन, किसी का बचा तो नहीं है भाई, भोजन यहाँ पे पच गया है। ठीक, अब जो बचा हुआ पचा हुआ भोजन है वो भोजन कहाँ जाएगा, वो आगे जाएगा, डूडोनम के बाद, जूजोनम के बाद इलियम में पहुंचेगा। इलियम में यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पे कौन सा कलर लिया जाए, सफ़ेद दिख जाएगा क्या, दिख जाएगा। तो अब यहाँ पे इलियम वाले हिस्से में भोजन आगे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक, इलियम वाले हिस्से में भोजन आगे पहुंचा देगा। देखो आमास ये पेट से भोजन डूडोनम के माध्यम से जूजोनम में आया, जूजोनम में सब काम हुआ, जूजोनम के बाद जो भोजन अब पच चुका है वो आगे जाएगा। आगे जाने के बाद इलियम वाले भाग में क्या होगा, अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। देखो अपन ने पहले बताया था क्रमबद्ध रूप से चीजें होंगी, यहाँ पे अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और अवशोषण के बाद क्या होगा, जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट पच के ग्लूकोज में पहुंचे हैं, अमीनो एसिड्स बने हैं, ग्लिसरॉल बने हैं, फैटी एसिड बने हैं, जितने भी अब जो अवशोषण के योग्य पदार्थ बना होगा वो सब अवशोषित हो जाएगा। अवशोषण के बाद जो अब ब्लड में पहुंचेगा, फिर वहां से स्वांगीकरण की क्रिया होती रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो बचेगा अपशिष्ट वो डाला जाएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से होते हुए वो शरीर से बाहर। ठीक, तो छोटी आंत तक का काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यदि किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है, मैं हट जाता हूँ कुछ समय के लिए। ठीक है, ले भैया मैं साइड हो गया, थोड़ा मेरा पेट अड़ रहा है, वैसे ज़्यादा है नहीं लेकिन ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पहुँचते हैं बड़ी आंत में। जब हमारा भोजन पूरी तरीके से पच कर कंप्लीट हो चुका है तो अब जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो हो गया अब अपशिष्ट में, वेस्ट में। तो जितना भी वेस्ट है वो सब डाल दिया जाता है आपके इस बड़ी आंत में, क्योंकि एब्जॉर्ब तो हो ही चुका है, अच्छा चीज़ें एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। अब जितना भी वेस्टेज है वो अब बड़ी आंत में आ गया है। बड़ी आंत के सबसे पहले हिस्से का नाम जो है वो है कोलोन। कोलोन और ये जो सीकम वाला हिस्सा है ये पहले हमारे पाचन में सहायक हुआ करते थे। जब हम सेल्यूलोज खाया करते थे, पत्ते कच्चे खाया करते थे, तो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में ये मदद किया करते थे। लेकिन अब ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग के तौर पे है अपेंडिक्स, ये काम नहीं करता। लेकिन अपेंडिक्स यहाँ पे पाया जाता है, जब वो बढ़ जाता है तो बढ़ जाने से हमारे पेट में दर्द होने लगता है, ऑपरेशन करके काट के निकाल दिया जाता है, कोई इसका काम है ही नहीं। ठीक, तो
कोलोन से ये जो भोजन है, जो भोजन नहीं इसको अपशिष्ट बोलेंगे, अपशिष्ट जो है वो बड़ी आंत में, यहाँ पे कोलोन वाले ये सीकम है, सॉरी मैंने कोलोन बोल दिया शायद अभी, अपेंडिक्स इसके अंदर ये सीकम है, सीकम के बाद आता है कोलोन, और कोलोन ये लंबी सी ऐसी नली है, ये पूरा का पूरा क्या है, कोलोन है। इस पूरे कोलोन के अंदर क्या होगा, आपके जल का अवशोषण होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा। इस कोलोन वाले हिस्से में क्या होगा, जल का अवशोषण होगा, जल का अवशोषण। और जल का अवशोषण करने में मदद कौन करेगा, फाइबर। पहले देखा था फाइबर उपयुक्त मात्रा में जल के अवशोषण पे मदद करेगा, जिससे जो मल पदार्थ है उसको एकदम कठोर नहीं होने दिया जाए और एकदम तरल ना रह पाए, जिससे दस्त और कब्ज की समस्या ना बने। तो जल का अवशोषण यहाँ बड़ी आंत में होगा, और बड़ी आंत में अवशोषण के बाद जो बचेगा मल वो रेक्टम के अंदर यहाँ पे इस स्थान पर स्टोर कर दिया जाएगा, और ये साहेनस इससे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये है आपके पाचन की पूरी क्रिया विधि। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अगर आ गई हैं तो यही इसका बढ़िया व्यवस्थित 2 पेज का A4 साइज का पेज में 2 पेज में आपको इसका क्या दिया गया है, नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं। आप उसको क्या करें, वहाँ से कलेक्ट करें और याद करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पाचन तंत्र समझ में आ गया होगा। मुलाकात अगले लेक्चर में किसी और नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हाँ, अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, ठीक है।